हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एडब्ल्यूएस में वीपीसी हमारा टॉपिक है। वीपीसी को पढ़ने से पहले हम पहले कुछ नेटवर्क के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। तो हमने कुछ नोट्स बनाई है आपके लिए। ठीक है। और इसको देखते हैं फिर क्या होता है। नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर, सर्वर, राउटर एंड मैनी that communicate with each other to share data and resource. Network can be wired using cables and wireless using Wi-Fi और Bluetooth। मतलब नेटवर्क क्या होता है कि मल्टीपल डिवाइसेस हमारे पास, वो आपस में कलेक्शन, उनका कलेक्शन। ठीक है। हम कहते हैं कि हमारे पास एक नेटवर्क है और एक नेटवर्क के थ्रू हमारा मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड है। जैसे आपके घर में वाईफाई है, टीवी चलती है आपकी वाईफाई से। ठीक है। उसी से आप जो है अपना मोबाइल कनेक्ट करते हैं, उसी से आप जो है मम्मी का मोबाइल कनेक्ट और घर में बाकी फैमिली मेंबर का भी आप कनेक्ट करते हैं। तो उस पर्टिकुलर नेटवर्क की बात की जा रही है। ठीक है। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है कि ये लैपटॉप है। ठीक है। ये कनेक्टेड है वाईफाई से और राउटर से, और उसका फिर ये मोबाइल डिवाइसेस हैं ये। ठीक है, कनेक्टेड है। ये सारी चीज होती हैं कि हमारा नेटवर्क क्या होता है। और इन सिंपल टर्म कहें कि आ नेटवर्क इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइस। मतलब इसको डेटा ट्रांसफर करना है कुछ, और ये रिसीव करना चाह रहा है। ठीक है। तो ये सेम नेटवर्क होने की वजह से ये डेटा ट्रांसफर करेगा और ये रिसीव कर लेगा, और ये डेटा ट्रांसफर करेगा, रिसीव कर लेगा। मल्टी डेटा ट्रांसफर और रिसीव कर सकते हैं आप। जैसे एग्जांपल होता है शेरिट, जो कि बंद हो गया। शेरिट के थ्रू आप क्या करते थे? दो डिवाइसेस होती हैं, आप और आपका दोस्त है। ठीक है। आपको कोई वीडियो या इमेज सेंड करनी है, आप शेरिट खोलते थे, क्यूआर स्कैन मारते थे, तो दोनों डिवाइसेस आपकी, दोनों मोबाइल एक ही नेटवर्क पे हो जाती थी। अब एक नेटवर्क पे हो जाने के बाद आपने कुछ शेयर किया। ठीक है। ये आपके दोस्त का मोबाइल है, और सेम नेटवर्क जो कि शेरिट वाया शेरिट कर रहा है। ठीक है। शेरिट एक नेटवर्क है जो कि एक नेटवर्क के थ्रू दोनों कनेक्टेड है। अब जो है आप डेटा ट्रांसफर कर दिए। तो ये होता है कि नेटवर्क क्या होता है। ठीक है। अब इसी में हम पढ़ेंगे कि एडब्ल्यूएस में वीपीसी, हम नेटवर्क के बारे में क्यों जाना, क्योंकि हमको एडब्ल्यूएस वीपीसी जानना था, इसलिए हमने नेटवर्क के बारे में। वीपीसी क्या होता है कि एडब्ल्यूएस खुद एक नेटवर्क प्रोवाइड करता है, जिसको कहते हैं कि वीपीसी। अब हम एडब्ल्यूएस वीपीसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि एडब्ल्यूएस वीपीसी होता क्या है। तो चलते हैं हम हमारी नोट्स की तरफ। वीपीसी क्या होता है? वीपीसी स्टैंड फॉर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ठीक है। अब वीपीसी विल प्रोवाइड अ वर्चुअल नेटवर्क फॉर द रिसोर्स इन एडब्ल्यूएस क्लाउड। रिसोर्स से आपका मतलब यहाँ पे ये समझिए, रिसोर्स जैसे आप समझते हैं कि एडब्ल्यूएस की बात कर रहे हैं तो एस3 होगा, आरडीएस होगा। 200 से ज्यादा रिसोर्स एडब्ल्यूएस प्रोवाइड करता है। उसमें 200 से ज्यादा सर्विस है एडब्ल्यूएस में। EC2, S3, आरडीएस हमने लिया एग्जांपल के तौर पे। कि क्या करता है, इन सारे रिसोर्स के लिए एक नेटवर्क को प्रोवाइड करता है। ठीक है। इन सारे रिसोर्स के लिए एक नेटवर्क प्रोवाइड कौन करता है? वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, एडब्ल्यूएस वीपीसी। ठीक है। और ये वीपीसी विल प्रोवाइड आइसोलेटेड नेटवर्क फॉर द रिसोर्स इन द एडब्ल्यूएस क्लाउड। ठीक है। आइसोलेटेड नेटवर्क प्रोवाइड कर देगा। और यूजिंग वीपीसी वी कैन डिफाइन आवर ओन आईपी एड्रेस, सबनेट, राउट टेबल, इंटरनेट गेटवे एंड नेट नेट गेटवे। ठीक है। ये सारी चीजें आप जो है वीपीसी में अपने वीपीसी में डिफाइन कर सकते हैं। और क्या होता है, वीपीसी विल प्रोवाइड अ फ्लेक्सिबल एंड सिक्योर नेटवर्क एनवायरनमेंट दैट इनेबल यूजर टू मैनेज देयर क्लाउड रिसोर्स। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बात करें, जैसे आप अमेजन की वेबसाइट खोलते हैं। ठीक है। अमेजन की वेबसाइट में क्या है, जैसे कोई भी डेवलपर अगर कोई वेबसाइट बनाता है तो इसका मतलब क्या है? उसके पास क्या चीज है? यूआई होगा। ठीक है। आ, उसका बैकएंड होगा और उसका डेटाबेस। ठीक है। यही चीजें होते हैं कि बैकएंड आप जो जावा से बनाओ, या डॉटनेट ले लो, या पाइथन ले लो, या कुछ भी ले लो। ठीक है। आप जो यूआई बना रहे हो, ठीक है, एंगुलर से बना रहे हो, रिएक्ट से बना रहे हो, वू से बना रहे हो, वू डॉट जेएस। ठीक है। या किसी से भी बना रहे हो। ठीक है। अब ये सारी चीजें हैं क्या? अब हम करते क्या है, क्यों बना रहे हैं हम ये सारी चीजें, क्यों बना रहे हो? जैसे हमारा जो सर्वर होता है, जैसे अमेजन का एग्जांपल लिया हमने। ठीक है। हमने कहा अमेजन या फ्लिपकार्ट, अमेजन या फ्लिपकार्ट है हमारे पास। कोई भी चीजें, जैसे कुछ भी होगा उसके अंदर तीन चीजें होंगी। एक तो फ्रंट एंड होगा उसका, और एक उसका बैक एंड होगा। ठीक है। और एक उसका डेटाबेस होगा। ठीक है। यहाँ पे क्या चीजें हैं कि हमारा जो
फ्रंट एंड होगा, वो कनेक्ट कर रहा होगा। बैकएंड से। ठीक है। अब हमारे पास बैकएंड होगा, और हमारे पास डेटाबेस सर्वर होंगे। किसी भी एप्लीकेशन में यही थ्री लेयर आर्किटेक्चर, कि हम कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं। ठीक है। हमारा हिसाब किताब क्या है कि हम कैसे कम्युनिकेट, अगर एक डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो क्या होता है कि फ्रंट एंड में आप जो है उसका कनेक्शन है तो रेस्ट एपीआई होती है, क्योंकि फ्रंट एंड से बैक एंड में कॉल करना है तो रेस्ट एपीआई से आप जो है मारते हो। ठीक है। आप जो उसको रेस्ट एपीआई मारते हो, हिट मारते हो। यहाँ पे क्या होती है कि बैकएंड में एक होती है, जैसे ऐप डॉट, ये हम बूट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन बता रहे हैं। ठीक है। बूट में क्या होती है, अब बूट का अगर कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, हम कहते हैं कि बूट यानी कि हम जावा यूज कर रहे हैं। ठीक है। जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि स्प्रिंग बूट एक फ्रेमवर्क है। ठीक है। उसके अंदर ऐप डॉट प्रॉपर्टीज की फाइल होती है। अब इस ऐप डॉट प्रॉपर्टीज में होता क्या, चार चीजें होते हैं कि डेटाबेस ड्राइवर नेम होता है। ठीक है। डीबी यूआरएल होते हैं। ठीक है। डीबी यूजर नेम होता है, और डीबी पासवर्ड होता है। इनके थ्रू ही जो है हम जो है डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं। ठीक है। जो कि डेवलपर जो होंगे उनको पता होगा, ये आप डेवॉप्स के लिए जानने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ और भी एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है। कि क्या होता है कि रेस्ट एपीआई हम बूट से बनाते हैं, और ये जो हमारा बूट एप्लीकेशन है ये सर्वर से डेटाबेस सर्वर, यानी कि डेटाबेस सर्वर की बात कर रहे हैं, यानी कि ये कुछ भी हो सकता है, ये ओरेकल सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, ये माई एसक्यूएल भी हो सकता है, ये पोस्टग्रेस भी हो सकता है। ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है हमारे पास। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम जो हमारा जो कनेक्ट करने का तरीका है, जैसे ये कनेक्ट कैसे करेगा। ठीक है। ये एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल होती है एक, जो कि इन सबको कनेक्ट करती है। एक जावा के प्रोजेक्ट एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज होती है, जिनके थ्रू आप ये समझिए कि एक डेटाबेस आपने बनाया हुआ है। ठीक है। सर्वर। अब ये डेटाबेस ड्राइवर क्लास नेम होता है, यूआरएल होते हैं, यूजर नेम होता है, पासवर्ड, ये सब चार ही चीज आपको पता है, तो आपका बूट एप्लीकेशन ये डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट हो जाता है। अब आपको फ्रंट एंड में आप क्या मारते हो, फ्रंट एंड में रेस्ट एपीआई कॉल मारते हो, अगर आपका बूट रिस्पांस गेट मैपिंग पोस्ट मैपिंग पुट मैपिंग डिलीट मैपिंग करके आपको रिस्पांस एक तौर पे दे देगा। ठीक है। ये थ्री लेवल आर्किटेक्चर होता है हमारा, ये हमारा का थ्री लेवल आर्किटेक्चर फ्लो होता है। ठीक है। अब हमने कहा क्या, ये तो थ्री लेवल आर्किटेक्चर फ्लो हो गया। एक एक डेवलपर फुल स्टैक इंजीनियर यही बनाता है। ठीक है। फ्रंट एंड बना देगा, ठीक है, बैक एंड भी मैनेज कर लेगा, डेटाबेस भी मैनेज कर लेगा। ठीक है। एक सॉफ्टवेयर मैनेज कर लिया। ठीक है। क्योंकि वो तो लोकल चलाता है, आप उसको आपको अगर इसको लाइव करना है तो आपके क्लाउड प्रोवाइडर को चाहिए लाइव करने के लिए। अब यहाँ पे रियल टाइम सिनेरियो क्या है कि यहाँ पे क्या होता है कि ये जो एक ये बना फ्रंट एंड का एप्लीकेशन, एक बैक एंड का एप्लीकेशन है, और एक डेटाबेस सर्वर भी आपने बनाया। अब इसके लिए मशीन चाहिए। अब चूंकि हम तो विंडोज पे काम कर रहे हैं, लेकिन विंडोज पे तो चलेगा नहीं। ठीक है। अब इसको लाइव करने के लिए हमको क्लाउड प्रोवाइडर चाहिए। तो हमने क्लाउड प्रोवाइडर समझा, हमने एडब्ल्यूएस है, जीसीपी है, एज्योर है, हम एडब्ल्यूएस लेके चले। ठीक है। अब एडब्ल्यूएस की एक सर्विस होती है EC2, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, EC2। ठीक है। ये सर्विस क्या करती है, ये इसमें आप जो है सर्वर क्रिएट कर सकते हो।
मतलब ये करता क्या है, ये हमको क्या देगा, ये हमको प्रोवाइड करेगा लाइनक्स वीएम। वीएम यानी कि वर्चुअल मशीन, लाइनक्स वीएम प्रोवाइड करेगा हमको। ठीक है। अब ये लाइनक्स वीएम में आप जो है अपना जो है एप्लीकेशन चलाओगे, क्योंकि ये लाइनक्स वीएम ही लेते हैं हम मोस्टली अपने सर्वर बनाने के लिए। ठीक है। EC2 क्या करेगा, हमारी सर्विस प्रोवाइड करेगा। ठीक है। इसमें अमेजन वर्चुअल मशीन ना, तो EC2 के बारे में बात बात करेंगे। हम इसमें बात करते हैं कि ये क्या चीज होती है। ठीक है। अब हमने EC2 के बारे में हम बेसिक चीज समझे कि ये एक लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। अब ये लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए हमको क्यों, क्योंकि हमने जो 3 लेयर आर्किटेक्चर सीखा था, मतलब ये फ्रंट एंड एप्लीकेशन एक हुआ, ये बैक एंड एप्लीकेशन दो हुआ, ये डेटाबेस एप्लीकेशन तीन हुए। ठीक है। यानी इन सबके लिए हम एक जो है EC2, इसके लिए भी लाइनक्स लाइनक्स चाहिए। ठीक है। और इसके लिए भी लाइनक्स चाहिए। ठीक है। और इसके लिए भी लाइनक्स आप लोग या तो ले लो, या RDS, एक AWS का फीचर होता है RDS, आप उसके थ्रू भी ये काम कर सकते हो, रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। ठीक है। ये तीन चीज चाहिए हमको। अब ये तीनों चीज जब हो जाएगी तो कनेक्ट, तो हमको हमने अभी बताया कि फ्रंट एंड से कॉल मारते हो, ठीक है, बैक एंड हो जाती है, बैक एंड से डेटाबेस, यानी कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। यानी फ्रंट एंड बैक एंड से कहीं ना कहीं रेस्ट एपीआई कनेक्टेड होगा, मतलब कॉल में हिट मारेगा और बैक एंड भी डेटाबेस को हिट मारेगा। यानी ये सब कुछ अगर एक ही नेटवर्क के अंदर हुआ, अगर हम कहना ये चाह रहे हैं कि सब कुछ एक ही नेटवर्क में हुआ, तभी तो आप कॉल मारोगे। अगर एक नेटवर्क पे नहीं हुआ तो आप कॉल कर क्यों कैसे मारोगे और क्यों कैसे जाएगी। ठीक है। ये सब कुछ एक ही नेटवर्क पे होना चाहिए। अब यहाँ नेटवर्क की बात आ गई, अब यहाँ VPC की बात आ गई कि वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड क्या होते हैं। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखी कि VPC स्टैंड फॉर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। VPC विल प्रोवाइड वर्चुअल नेटवर्क फॉर अवर रिसोर्सेज, EC2। ठीक है। ये जो हमने रिसोर्सेज बनाया EC2 का, ठीक है, फ्रंट एंड के लिए भी EC2 चाहिए, बैक एंड के लिए भी EC2 चाहिए, डेटाबेस सर्वर के लिए भी EC2 चाहिए, या RDS से आप बनाते हो। ठीक है। इन सबको सिक्योर करने का आप जो है हैकर्स होते हैं, ठीक है, और मैनी टाइप के अटैक्स होते हैं, आप उनको, आप ये आपकी रिसोर्स हुआ ना, ये तो आपका एक प्रोजेक्ट हुआ। मान लो ये SBI का एप्लीकेशन होता तो, या PNB का एप्लीकेशन होता तो, बैंकिंग एप्लीकेशन या इंश्योरेंस डोमेन होता तो इन सबको सिक्योर करने का काम कौन करता है, आपके एप्लीकेशन को सिक्योर करने का काम कौन करता है। VPC एक ऐसा AWS का फीचर है जो आपके इसको सिक्योर करने का, प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है। ये प्रोवाइड करता है सिक्योर, फास्ट और रिलायबल नेटवर्क। ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिसको हम पढ़ेंगे, जैसे AWS की टेक्नोलॉजी है VPC, टाइप ऑफ IP, CIDR, सबनेट, राउटर, ये सारी चीजें जो है। अब इसमें बात आ गई कि IP क्या होते हैं, आपको पता ही है कि IP क्या होते हैं। IPv4 होता है और IPv6 होता है। ठीक है। IPv4 होता है और IPv6 होता है। ठीक है। आपको पता IPv4 या IPv6, जैसे आपको पता ही है, आप कोई भी चीज लिखते हैं, जैसे आपने देखा होगा अपने सिस्टम क्या है, 1.2.168.0.1। ठीक है। ये क्या है, ये 32 बिट है। ठीक है। ये चार ऑक्टेट में डिवाइड है आपका। ठीक है। एक, दो, तीन और ये चार। ठीक है। चार ऑक्टेट में डिवाइड है, यानी कि ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी कि वैल्यू क्या है, इंटीजर है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू है। अल्फाबेटिकल वैल्यू तो है नहीं कि जैसे ABCD तो लिखा नहीं है, न्यूमेरिक वैल्यू है। और ये चार IPv4। ठीक है। ये एक IPv4 का एग्जाम्पल है। ठीक है। अब इसमें 32 न्यूमेरिक वैल्यू होते हैं। ठीक है। अब इनमें चार ऑक्टेट ऑक्टेट में डिवाइड किया गया, और यही अगर IPv6 होता तो ये चार ना होकर के वो और होता, जैसे पॉइंट लगा करके, पॉइंट हमने कहा कि पॉइंट समथिंग। ठीक है। AB01 पॉइंट समथिंग, ये अगर ऐसे होता, ठीक है, इसमें और लगा दिया जाए। ठीक है। तो ये चार की जगह अगर हम ये छह कर दे रहे हैं, ठीक है, और ये जो चार है, ये चार ऐसे नहीं रहेगा, ये आप देख रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें हमने न्यूमेरिक वैल्यू ही ली है, लेकिन इसमें अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू ली है। इसमें नंबर भी है और अल्फाबेटिकल भी है। तो ये IPv6 का एग्जाम्पल है। ठीक है। ये IPv6 है, ये IPv4 है। और इस टाइप के एग्जांपल आपके IPv6, जो कि क्या होता है कि इतने लोग हैं, ठीक है, आपके पास मोबाइल है, आपकी बहन के पास मोबाइल है, आपके भाई के पास मोबाइल है, आपकी फैमिली में
अगर 3 मेंबर या 4 मेंबर या 5 मेंबर भी हैं, पांच के पांचों के पास आज की डेट में मोबाइल है। ठीक है। ऐसे कितने न जाने कितने लोग हैं दुनिया में, सबके पास मोबाइल है। अब मोबाइल एक यूनिक एड्रेस होता है। आईपी क्या होती है? आईपी एक यूनिक एड्रेस होता है। ठीक है, जिससे आप उस डिवाइस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। यही काम तो होता है आईपी का। ये चीज क्या होगी आईपी? अब IPv4 और IPv6 का कॉन्सेप्ट क्या दिया गया कि IPv4 एक अल्फा मतलब न्यूमेरिक वैल्यू ही होगी। क्योंकि इतनी ढेर सारी डिवाइस लगातार बनती जा रही है और लोग यूज करते जा रहे हैं, इसलिए जो है IPv4 ही लगा। लेकिन एक टाइम पे किसी ने सोचा कि इतने डिवाइस बन रहे, बिलियंस ऑफ डिवाइसेस बन रही हैं और यूज हो रही हैं, तो कहीं आईपी हमारी कम ना पड़ जाए। तो आईपीवी कम ना पड़ जाए, इसलिए IPv6 भी एक टेक्नोलॉजी आई। उसने क्या कहा कि ये जो 4 ऑक्टेट आप लेते थे, इसकी जगह आप 6 ऑक्टेट लेंगे। और ये जो न्यूमेरिक वैल्यू ही लेते थे, आप न्यूमेरिक वैल्यू ना लेकर के आप अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू लेंगे। ये काम हुआ आईपी का। ठीक है। फॉर एवरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आईपी एड्रेस इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट विद द इंटरनेट। आप इंटरनेट के थ्रू ही तो कनेक्टिविटी चला रहे हैं। आईपी एड्रेस आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, IPv4 and IPv6। अर्लियर वी हैव only IP4। आईपी रेंजेस वी विल डू विथ CIDR। आईपी की जो रेंज होती है वो CIDR के थ्रू डिफाइन होती है। CIDR होता क्या? क्लास लेस इंटर डोमेन रेंज। ठीक है। IPv4 के बारे में, आईपीवी एड्रेसेस आर 32 बिट न्यूमेरिक वैल्यू डिवाइडेड इंटू 4 ऑक्टेट। ये चीजें वही हैं जो हमने यहाँ पे बताई। ठीक है। और एवरी ऑक्टेट डिवाइडेड यूजिंग पीरियड या डॉट्स। ये आपने डॉट्स दे रहे हैं। ठीक है। एग्जाम्पल ये लिया है, इट इज अ मोस्ट वाइडली यूज्ड आईपी वर्जन एंड सपोर्टेड अप्रॉक्सिमेट 4.3 बिलियन यूनिक आईपी एड्रेस। However, due to the increasing number of devices connected to the internet, IPv address are not running out, leading to the adoption of IPv6। वो सेम वही चीज है जो हमने बताई। ठीक। IPv6 एड्रेसेस आर 128 बिट अल्फा न्यूमेरिक एड्रेस रिटन इन 8 ऑक्टेट। 8 ऑक्टेट ऑक्टेट में लिखी गई है। ठीक है। ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है। 8 ऑक्टेट में लिखे, और ये आप देख रहे हैं अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू देख रहे हैं। ये भी आप अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू देख रहे हैं। प्रोवाइड a significantly larger address space than IPv4। It was intended to overcome the IPv4 address exhaustion issue and supported the growing number of internet connected devices। ठीक है। इन्होंने कहा कि VPC साइजिंग। अब VPC जो है उसकी साइजिंग, VPC की साइजिंग करने से पहले हम आपको IPv4 6 बता चुके हैं। अब हम आपको कुछ और बताते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि एक्चुअल VPC है क्या चीज। ठीक है। अब हमारा शुरू होता है कि यहाँ पे AWS VPC स्टार्टेड। ठीक है। यहाँ से हम पढ़ते हैं कि AWS में VPC क्या होता है। हम एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि एक फ्लो समझते हैं पहले। ये रहा हमारा फ्लो कि हम कहते हैं कि हमारा एक घर है। ठीक है। मेरा एक घर है। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक घर है। ठीक है। इस घर में हमारे पास क्या है कि एक लैंड अक्वायर किया। हमारे पास एक घर, एक लैंड हुआ घर। ठीक है, एक जमीन हुई। अब इस जमीन पे हम चाह रहे हैं कि पार्टीशन कर दें। मतलब हम चाह रहे हैं कि हम अपना घर डिवाइड कर दें 2 पार्ट में। ठीक है। हम उसके 2 पार्ट भी कर सकते हैं, मल्टीपल पार्ट भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। अब मेरा मन, मैं चाहे इसके 2 पार्ट करूं या मल्टीपल पार्ट कर दूं। ठीक है। अब मेरा घर बन रहा है तो मतलब मेरे घर में होगा क्या? एक गेट भी तो होगा, एंट्री गेट भी तो होगा। एक गेट, एंट्री गेट भी तो होगा हमारे पास। ठीक है। अब हमने हमारा ये जो है, ये जो लैंड लिया है हमने। ठीक है। ये एंट्री गेट हुआ।
अब क्या होता है कि आपके घर में सपोज कोई मेहमान आया, ये आपका जो है बना लेते हैं। ड्राइंग रूम हुआ, बेडरूम हुआ, ठीक है, किचन हुआ, ये हम बना लेते हैं। हम कहते हैं कि हमारे घर में, मैंने अपना एक घर बनाया है। अब मेरे घर में आने के लिए एक लैंड है, ठीक है। मैंने एक लैंड खरीदी, घर बनाया, में हमने एक एंट्री गेट की, इंटर करने के लिए। ठीक है, मैंने उस घर में एक बेडरूम बनाया हुआ है अपना, एक किचन बनाया हुआ है, और एक ड्राइंग रूम बनाया। और भी ये सारे स्पेसेस हमने खाली छोड़ दिए हैं, ठीक है। अब हम करते क्या है कि हम बताते क्या है कि हमारे घर में जैसे हमारा दोस्त है, जैसे कोई अनजान व्यक्ति आएगा, ठीक है। कोई अनजान व्यक्ति आते मान तो घुस नहीं जाएगा हमारे ड्राइंग रूम में, चला नहीं जाएगा, ठीक है। पहले वो कैसे आएगा, एंट्री गेट, गेट लॉक करेगा, ठीक है। हम देखेंगे, उसके बाद अलाउ करेंगे, तब वो जाकर के ड्राइंग रूम में जाएगा, ठीक है। अगर यही, अब क्या वो जो पर्सन है वो बेडरूम में जा सकता है, वो किचन में जा सकता है, नहीं जा सकता। लेकिन अगर यहीं आपकी मम्मी आती हैं, आपके पापा आते हैं, ठीक है, आपकी मम्मी या पापा आते हैं, ठीक है, अब वो ड्राइंग रूम में भी जा सकते हैं, अब ये आपके रूम में भी जा सकते हैं, वो किचन में भी जा सकते हैं, वो मतलब कहीं भी जा सकते हैं ना। तो ये चीजें हुई। तो इसका मतलब हमने समझा क्या, हमने समझा क्या कि ये जो आपका एक लैंड है, ये आपका एक बीपीसी नेटवर्क है, ठीक है। जो आपका ये लैंड हुआ, ये आपका एक बीपीसी नेटवर्क हुआ। ये जो आपका एक इंट्री गेट हुआ, ठीक है, ये आपका राउटिंग टेबल हुआ, ठीक है। और ये जो आपका ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन हुआ, ये आपका सबनेट हुआ, ठीक है। ये आपका सबनेट हुआ, ठीक है। और आपको परमिशन देनी है, ठीक है, कि आपको यहाँ पे, ऐसा तो है नहीं कि कोई मेहमान आएगा तो वो सीधे बेडरूम में चला जाएगा, ऐसा भी नहीं। आप अगर वो आपका दोस्त है तो बेडरूम में तो जाएगा नहीं, या जा सकता है, ठीक है। आप जो है पहले ड्राइंग रूम में, कोई अनजान शख्स आ रहा है तो ड्राइंग रूम में जाएगा, ठीक है। हम कहना ये चाह रहे हैं कि हम जो है इस तरीके से जो है, हमारा एक लैंड, हमने एक लैंड खरीदा, ठीक है, उस पे हमने घर बनाया, ठीक है। अब उसमें हमारा एक गेट हुआ, ठीक है। अब उसमें हमने ड्राइंग रूम बनाई, ठीक है, बेडरूम बनाया, ठीक है, किचन बनाया, ठीक है, सब ठीक है। अब हमारा बीपीसी का आर्किटेक्चर क्या, जो कि बीपीसी की टर्मिनोलॉजी क्या कहती है, हमने जो लैंड बनाया था, हम उसको ये कह रहे हैं कि हमने एक बीपीसी का नेटवर्क बनाया, और एंट्री गेट पे हमने राउटिंग टेबल, जो हमारी रिक्वेस्ट आएंगी थ्रू द इंटरनेट, इंटरनेट से जो भी रिक्वेस्ट हमारे एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट आ रही हैं, उसके लिए हमने एक इंटीग्रेट यानी कि राउट टेबल बनाया है। अब दो कॉन्सेप्ट है, कि इंटरनेट गेटवे एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके थ्रू इंटरनेट के तो आप अलाउ करते हो, और आप अलाउ नहीं भी कर सकते। अब ये जो हमने अपने घर को पार्टीशन ही तो किया है, पार्ट में डिवाइड किया है, पार्टीशन किया है, तो ड्राइंग रूम में पार्टीशन किया है, बेडरूम में पार्टीशन किया, किचन में पार्टीशन किया है। तो ये सारी चीजें क्या हुई कि ये एक सबनेट कहलाएं, ठीक है। अब ये सबनेट प्राइवेट है कि पब्लिक, ये कैसे पता चलेगा कि सबनेट प्राइवेट है कि पब्लिक। उसके लिए क्या होता कि अगर 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 सबनेट में आप जो है इंटरनेट गेटवे अटैच करते हो, एक होता है कि इंटरनेट गेटवे, ठीक है। अगर आप इस सबनेट में इस इंटरनेट गेटवे को अटैच करते हो,
ठीक है। तो ये सबनेट क्या कहलाएगा? ये सबनेट कहलाएगा आपका पब्लिक सबनेट। ठीक है। अब ये, यहाँ इसमें तो आपने इंटरनेट गेटवे अटैच किया तो ये पब्लिक सबनेट कहला गया। यहाँ पे तो इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? ये सबनेट आपका कहलाएगा प्राइवेट सबनेट। आपका बेडरूम प्राइवेट ही तो है, हर कोई थोड़ी जा सकता है। ठीक है। अब ये जो एंट्री गेट है, ये राउटिंग टेबल। अब ये जो सबनेट है, राउटिंग टेबल है, आप इस सबनेट को इस राउट टेबल से अटैच कर देते हो, और इस इंटरनेट गेटवे को इस राउट टेबल से अटैच कर देते हो, तो और ये एक राउट टेबल होगी। अब यहाँ पे आपको दो चीजें बनानी है, एक पब्लिक और दूसरा प्राइवेट राउट टेबल। ठीक है। आपको पब्लिक और प्राइवेट का मतलब समझ में आ रहा होगा। पब्लिक का मतलब होता है एनी वन कैन यूज इट, एक्सेस टू ऑल। और प्राइवेट का मतलब क्या होता है? प्राइवेट का सिंपल आप समझिए, प्राइवेसी। प्राइवेसी समझिए आप अपनी। ठीक है। तो ये मतलब होता है। हमने कहा क्या कि हम मैंने एक वीपीसी नेटवर्क बना लिया। ठीक है, बना लिया। हमने एक राउटिंग, अब आप वीपीसी जब एक नेटवर्क बनाते हो तो आपको कोई एक राउटिंग टेबल मिलती ही मिलती है। ठीक है। और अब आप जो सबनेट बना रहे हो, बना लिया हमने, ड्राइंग रूम में डिवाइड कर दिया, बेडरूम किचन में डिवाइड कर दिया, ये सारी चीज कर दी, सबनेट में डिवाइड भी कर लिया। हमने कहा कि एक इंटरनेट गेटवे हमने बनाया। ठीक है। अब ये सबनेट, कोई भी सबनेट पब्लिक सबनेट कब है? जब वो सबनेट इंटरनेट गेटवे से अटैच है। तो ये, जब ये सबनेट जब ये सबनेट इंटरनेट गेटवे से अटैच है, तो ये क्या कौन सा सबनेट कहलाएगा? पब्लिक सबनेट कहलाएगा। और जब ये सबनेट अब इंटरनेट गेटवे से ये सबनेट तो अटैच नहीं है, तो ये कौन सा सबनेट कहलाएगा? ये प्राइवेट सबनेट कहलाएगा। ठीक है। और इंटरनेट गेटवे एक फीचर होता है जो कि अलाउ करता है इनकमिंग रिक्वेस्ट एंड आउटगोइंग रिक्वेस्ट। इंटरनेट गेटवे क्या होता है? अलाउ करता है इनकमिंग रिक्वेस्ट एंड आउटगोइंग रिक्वेस्ट को। ठीक है। यानी कि इनकमिंग रिक्वेस्ट और आउटगोइंग रिक्वेस्ट को आप सिंपल समझिए कि आप जो है नेट पे सर्फिंग कुछ भी कर रहे हैं इंटरनेट गेटवे थ्रू द इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट का नाम है, जाहिर सी बात है जो कि आप नेट चला कुछ कर रहे हैं। ठीक है। अब इंटरनेट गेटवे क्या करता है कि अलाउ करता है इनकमिंग रिक्वेस्ट और आउटगोइंग रिक्वेस्ट को। मतलब इनकमिंग रिक्वेस्ट और आउटगोइंग रिक्वेस्ट का मतलब समझिए आप इससे, कि इस ड्राइंग रूम में आप भी आ सकते हैं, कोई अगला बंदा, कोई नया न्यू पर्सन है, अगर आप अलाउ करते हैं एंट्री गेट से, तो भी आ सके बैठ सकता है। आपकी मम्मी तो आएंगी ही, आपकी, ठीक है, और पापा तो यूज करेंगे ही, आ भी सकते हैं। ठीक है। तो अलाउ करता है इनकमिंग और आउट गोइंग भी, मतलब थ्रू द एंट्री गेट अलाउ भी कर दिया, और यहाँ से गेट बाहर भी जा सकती हैं। ठीक है। ये सारी चीजें होती है, ये एक वीपीसी आर्किटेक्चर होता है। ये कि इंटरव्यू क्वेश्चन की एक्सप्लेन वीपीसी आर्किटेक्चर। तो आप एक सिंपल समझिए, आपको कुछ नहीं याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि आप एक घर बना रहे हो, आप एक जमीन खरीदोगे घर बनाने के लिए। अब जब जमीन खरीद ही लिए हो, तब उसमें आप एंट्री गेट भी रखोगे, कोई इंटर करेगा गेट से। ठीक है। अब उसमें आप उसको पार्टीशन पार्टीशन भी कर सकते हो अपनी, जो है आपने कितने भी स्क्वायर फीट खरीदी, आप उसमें ड्राइंग रूम बना रहे हो, आप उसमें बेडरूम बना रहे हो, आप उसमें किचन बना रहे हो, या और भी बाकी चीजें भी स्पेस है। लेकिन ये सारी चीजें स्पेस आपने छोड़ के रखी है। ठीक है। आप इसने इसमें कुछ नहीं किया। तो एक सिंपल सी टर्मिनोलॉजी, आप इसको एडब्ल्यूएस की फॉर्म में कैसे समझते हैं वीपीसी को हमें, कि लैंड को मतलब एक हमने समझा कि वीपीसी नेटवर्क क्रिएट किया है। अब एंट्री गेट को हमने समझा कि राउट टेबल क्रिएट किया है। अब यहाँ पे जो है एक इंटरनेट गेटवे लिया है, ये जो हमारे पार्टीशन किए थे इसको सबनेट में डिवाइड किया है। अब ये सबनेट जो है, अब अगर सबनेट जो में अगर इंटरनेट गेटवे बना करके अटैच कर दिए हैं, तो ये पब्लिक सबनेट कहलाएगा। जब में इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं है, तो ये प्राइवेट सबनेट कहलाएगा। ठीक है। इतना सा काम हुआ हमारा। अब एंट्री गेट, अब ये जो सबनेट पब्लिक सबनेट बन गया, अटैच हुआ इंटरनेट गेटवे अटैच। अब ये जो राउटिंग टेबल बनी, ये राउटिंग टेबल इंटरनेट गेटवे से भी अटैच है, राउटिंग टेबल सबनेट पब्लिक सबनेट से भी अटैच है। अब इसको हमने, ये जो इंटरनेट गेटवे से अटैच है,
इसको हमने नाम दिया है ये कि पब्लिक राउटिंग टेबल। और ये जो प्राइवेट वाले थे सबनेट, ये कनेक्टेड होंगे आपके इस प्राइवेट राउट टेबल से। ठीक है, इतना सा काम करना है। और इसमें दो चीजें और आती हैं, तीन चीजें, इसमें तीन टर्मिनोलॉजी और आती हैं। एक आता है कि NaCl, यानी कि नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, नेट गेटवे। ठीक है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, इसको आप NaCl को समझ सकते हैं कि जैसे आपने सिक्योरिटी ग्रुप पढ़ा है। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप में क्या करते हो आप, जिसको अलाउ, सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है? सिक्योरिटी ग्रुप एक तरह का फायरवॉल ही तो होता है। फायरवॉल क्या करता है कि आपके सिस्टम, विंडोज सिस्टम फायरवॉल लगाते हो, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, किससे? वायरस से, एंटीवायरस से फायरवॉल प्रोटेक्शन ही होता है। इसी तरह AWS का EC2 इंस्टेंस, हमने कहा कि AWS में जो आपका ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम नहीं है, ये AWS की EC2 मशीन है, जिसपे एक UI सर्वर डिप्लॉय है। ये बेडरूम क्या है? ये बेडरूम बेडरूम नहीं है, ये बेडरूम आपका बैकएंड सर्वर है। ठीक है, ये आपका बैकएंड सर्वर है। ये किचन किचन नहीं है आपका, ये भी किचन आपका एक DB सर्वर हुआ। ठीक है, ये चीज हुई। अब ये सबको अलाउ करने के लिए आपको एक सिक्योरिटी ग्रुप, जब EC2 मशीन होगी तो एक सिक्योरिटी ग्रुप का ही पता है आपको। सिक्योरिटी ग्रुप का आपको इनेबल डिसेबल करना पड़ता है। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप का आपको पता ही है। ठीक है, जस्ट लाइक अ फायर वॉल। इसमें क्या होता है, पोर्ट इनेबल करते हो आप, जैसे आपको जो है एक EC2 मशीन बनाते हो, पोर्ट नंबर इनेबल और डिसेबल। ठीक है, पोर्ट नंबर इनेबल या डिसेबल करते हो। जो जैसे हमने सिक्योरिटी ग्रुप, जैसे EC2 बनाई हमने, EC2 में को अगर मोबाइल स्टॉम से कनेक्ट करते हो या पुट्टी या जो कनेक्ट करते हो, या ठीक है, तो क्या करते हो आप, एसएसएस कनेक्शन का पोर्ट पोर्ट 22 पोर्ट को एक्सेस देते हो, तभी वो एक्सेस होता है। अगर आप एक्सेस नहीं दोगे, ठीक है, तो वो कनेक्टेड नहीं होगा। आप यही तो करते हो ना। तो ये, ठीक है, नहीं दोगे तो कनेक्टेड नहीं करेगा। ये पोर्ट नंबर होता है। तो ये क्या होता है, सिक्योरिटी ग्रुप किस लिए काम करता है? पर्टिकुलर एक रिसोर्स के लिए, मतलब एक, मतलब जैसे अब आपने जो है, हमने कहा कि EC2 भी बनाई है, S3 भी बनाई है, RDS भी बनाई है, अलग अलग चीजें हैं। और भी सर्विसेज यूज की हैं, AWS की दो ज्यादा सर्विस है। इन सब के लिए अगर पर्टिकुलर इसमें कोई चेंजेस करना है, या पर्टिकुलर इसमें किसी पर्टिकुलर एक रिसोर्स में चेंजेस करना है, तो उसके लिए सिक्योरिटी ग्रुप तो है कि पर्टिकुलर रिसोर्स देता है। अब हमने कहा कि यहाँ पे आप देख रहे थे प्राइवेट सबनेट में, यहाँ पे प्राइवेट सबनेट में EC2 का भी एक सिक्योरिटी ग्रुप होगा। ठीक है, और इसका भी एक सिक्योरिटी ग्रुप होगा। अब आपको सिक्योरिटी रूल डिफाइन करना है। सिक्योरिटी ग्रुप क्या करता है? आप किस काम करते हो? आप सिक्योरिटी रूल डिफाइन करते हो। किसकी हेल्प से? सिक्योरिटी ग्रुप की हेल्प से। ठीक है, अब आपका ये था, ये वाला इंस्टेंस और ये वाला इंस्टेंस। आपने कहा कि आपको दोनों में जो है अलाउ करना है सेम ही चीज। जैसे पोर्ट नंबर हमने कहा कि कुछ भी, जैसे पोर्ट नंबर हमने कहा कि 443, हमने कहा कि HTTP या पोर्ट 443 को
इनेबल करना है। कहाँ इनेबल करना है? इनेबल करके किसमें, डीबी में और डीबी सर्वर में, यहाँ पे इनेबल करना है, इन दो जगहों पे। ठीक है, फोर थ्रू थ्री को इनेबल कर दे, कहाँ पे, डीबी में भी इनेबल कर दे और बैकएंड सर्वर में भी इनेबल कर दे। तो आप पर्टिकुलर अब इसमें अलग अलग क्यों जाओगे आप करने? तो यही, ये प्राइवेट सबनेट है। अब ये प्राइवेट सबनेट यानी कि ये हुआ। ठीक है, अब ये क्या होता है कि ये आप जो है इसको एक NSCL बना लो। ठीक है, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल। यहाँ पे अलग अलग रिसोर्स हुए, ये रिसोर्स अलग है, ये रिसोर्स अलग है। इसी तरह मल्टीपल रिसोर्स आप बना सकते हो, जैसे कुछ भी बनाओ, 10 10 मशीन होती है या 20 मशीन होती, तो आप पर्टिकुलर के एक एक रिसोर्स पे क्यों जाकर के बार बार चेंज करो? आप एक NSCL बना लो। NSCL क्या होता है कि सबनेट लेवल पे काम करता है, वर्क इन सबनेट लेवल। ठीक है, NSCL क्या काम करता है, सबनेट लेवल पे काम करता है। अगर आपको सिक्योरिटी काम सिक्योरिटी ग्रुप का ही करेगा। ठीक है, कि इसका क्या काम होता है, सिक्योरिटी ग्रुप का काम करता है, सिक्योरिटी रूल डिफाइन करता है। NSCL क्या काम करता है, सिक्योरिटी रूल डिफाइन करता है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, सिक्योरिटी ग्रुप क्या काम करता है कि पर्टिकुलर एक रिसोर्स लेवल पे काम करता है, लेकिन NSCL क्या करता है कि सबनेट लेवल पे काम करता है। कि आपको मल्टीपल, जैसे यहाँ पे 20 इंस्टेंस हैं, हमने सपोज किया कि यहाँ पे 20 इंस्टेंस है। अब 20 इंस्टेंस में पर्टिकुलर सिंगल सिंगल जाने से क्या फायदा? आप चूंकि NSCL जो है सबनेट लेवल पे काम करता है, NSCL में आप जो है SH पोर्ट नंबर जो है 443 को इनेबल कर दो। तो ये जो रूल डिफाइन करोगे आप 443, ये सारे 20 EC2 इंस्टेंस के लिए डिफाइंड हो जाएंगे रूल। और दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि NSCL सिक्योरिटी ग्रुप को आप सिर्फ अलाउ करते हो, सिक्योरिटी ग्रुप को आप सिर्फ अलाउ करते हैं, लेकिन आप NSCL को अलाउ भी कर सकते हो और डिस अलाउ भी कर सकते हो। ये दो डिफरेंस होते हैं। ठीक है, NSCL और सिक्योरिटी ग्रुप के। ठीक है, ये आर्किटेक्चर था, ये हमने सीख लिया है। ठीक है, अब हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। ये एक बेसिक सा आर्किटेक्चर हुआ हमारा। अब हमारा जो बचता है कि नेट गेटवे। अब आप सिंपल से एक काम समझिए कि नेट गेटवे क्या काम करता है कि आउट गोइंग एजेस, क्योंकि ये जो आप प्राइवेट बना रहे हो सबनेट, ठीक है, या ये जो पब्लिक से, पब्लिक को तो यानी कि सभी एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट यानी कुछ कुछ ही चुनिंदा में जिसको आप अलाउ करते हो वही एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे इनकमिंग एजेस या आउटगोइंग एजेस तो होंगी नहीं। प्राइवेट सबनेट का मतलब है कि इनकमिंग एजेस भी आपने ब्लॉक करके रखी है, आपने आउटगोइंग एजेस भी ब्लॉक करके रखी हैं। अब इनकमिंग एजेस तो ब्लॉक की समझ में आता है, लेकिन आउटगोइंग एजेस का मतलब, अगर मान लीजिए आपको इस EC2 मशीन को आपने बैकएंड सर्वर बनाना है या डेटाबेस सर्वर बनाना है, हम कहते हैं इसको बैकएंड सर्वर बनाना था, आपने एक EC2 प्राइवेट सबनेट बनाई। ठीक है, अब EC2 के जो कि बैकएंड एप्लीकेशन है जो कि जावा से बना है, यानी कि इस EC2 मशीन में आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा जावा। अब जावा इंस्टॉल आप कैसे करेंगे, यानी कि सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि आपने इनकमिंग भी बंद करके रखा है और आपने आउटगोइंग भी बंद करके रखा है। तो यहाँ पे पिक्चर मतलब ये NSC नेट गेटवे क्या काम करता है, अलाउ करता है टू, अलाउ करता है आउटगोइंग रिक्वेस्ट को। कौन अलाउ करता है? नेट गेटवे। एग्जाम्पल तो, डाउनलोड एनी सॉफ्टवेयर और
ठीक है। नेट गेटवे हुआ किसी, मतलब ये EC2 मशीन में हमने कहा कि इस EC2 मशीन में हमको क्या चाहिए था, हमको इंस्टॉल करना है सॉफ्टवेयर। हम चाह रहे हैं कि हमारे इनकमिंग एजेस तो होना है, मतलब इनकमिंग रिक्वेस्ट होना है, लेकिन आउटगोइंग एजेस, यानी कि हमारे जो जैसे इंस्टॉल करने के लिए जावा का सॉफ्टवेयर चाहिए, इसके लिए इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट को आउटगोइंग एजेस, और आउटगोइंग एजेस को अलाउ करने का काम कौन करता है, नेट गेटवे। तो इतना सा टर्मिनोलॉजी हुई हमारा। ठीक है, कि NSCL क्या काम करता है, सिक्योरिटी ग्रुप कैसे काम करता है। ठीक है, ये हमारा VPC का आर्किटेक्चर हुआ। VPC आर्किटेक्चर लुक लाइक दिस। और इसमें दो चीजें और आती हैं, जैसे आर्किटेक्चर को आप तो ले ही रहे हो, इसको एग्जांपल को लेते हैं। ठीक है, इसमें जो VPC बनेगी, जैसे ये VPC बनेगी, एक CIDR आपको डिफाइन करना पड़ता है, क्लास लेट डोमेन इंटर डोमेन रेंज। आपको डिफाइन, जैसे आपने डिफाइन किया 10.0.0.0.1, यहाँ पे आपको स्लैश करके एक रेंज डिफाइन करनी पड़ती है। ठीक है, आपकी इसकी जो रेंज होगी, ये जो रेंज होती है, ये /32 तक मैक्सिमम हो सकती है। ये जो रेंज होती है, ये पावर ऑफ टू, टू की पावर में आपको उतनी IP देगा। ठीक है, जैसे आपने ये जो 32 से ही माइनस होता है, ठीक है, मैक्सिमम 32 है, 32 माइनस, जैसे आपने यहाँ पे रेंज लिखा है, जैसे आपने रेंज लिखा है /28, या /29, या /30, या /31, या /32। ठीक है, ये IP रेंज डिसाइड होती है यहाँ पे। ये किस लिए क्या होता है, IP रेंज डिसाइड करता है। ठीक है, अब ये करता है, इसका फॉर्मूला क्या है कि जो भी आप जो ये नंबर देते हो, ठीक है, ये 32 से माइनस कर देगा। डिसाइड कैसे होगी, 32 माइनस योर नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ IP यू विल गेट। ठीक है, जैसे हमने कहा आपको कितनी IP मिलेगी, जैसे हमने कहा 32 में से कितना लिखे थे हमने, 28 लिखे थे, 32 - 28 इज इक्वल टू 4। 4 यानी पावर ऑफ 2। यानी आपको कितनी पावर मिली, 2 × 4, 2 × 8 × 16, 16 IP आप पाए। ठीक है, अगर आप CIDR की रेंज 28 लिखते हैं, ठीक है, अब सेम यही काम अगर आप 29 के साथ, 30 के साथ, 31 के साथ, 32 के साथ करते हैं, तब कितनी पाएंगे। आप 29 के साथ करते हैं, 29 यानी ये कितनी IP गेट, 32, 2 × 4 × 8। ठीक है, अब यहाँ पे आप 30 के साथ करते हैं, यहाँ 31 के साथ करते हैं, और यहाँ 32 के साथ करते हैं। 2 × 4, इतनी IP आपको मिली, इतनी आपको IP मिलेगी। ये जो आपको IP मिली है,
ये आपको वीपीसी की आईपी मिली है। ठीक है। अगर आप सीआईडीआर की रेंज ये डिसाइड करते हैं या ये करते हैं या ये करते हैं, तो इस वीपीसी में आप मैक्सिमम इतनी आईपी यूज कर सकते हैं। ये सब होता है, लेकिन आपका जो रिकमेंडेड होता है अप्रोच जो होती है, वो /16 होती है। ठीक है। /16 किसके लिए होती है? वीपीसी की सीआईडीआर रेंज। ठीक है। लेकिन आप सबनेट लेवल पे जा रहे हैं, तो इसके लिए /24 सीआईडीआर रेंज रिकमेंडेड अप्रोच होती है। अब ये क्यों होती है, ये हम आप आगे देखेंगे। हमने कहा कि जो है हमने एक नेटवर्क बना लिया है इतना बड़ा। ठीक है। हमने कहा था कि हमने इतना बड़ा नेटवर्क बना लिया है। हमने सिर्फ एक वीपीसी बना ली। वीपीसी में हमने कहा कि हमने 8 जो है आईपी लेकर के, यानी कि 8 आईपी का मतलब कितना हुआ? 8 आईपी का मतलब हुआ /29 सीआईडीआर की। हमने कहा कि सीडीआई रेंज हमने डिसाइड की 10.1 पॉइंट हमको मिल गई। एक बीपीसी हमने क्रिएट किया है उनके साइड। ठीक है। हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आई, हम कहा, अरे मैनेजर ने कहा हमसे कि यार अनुभव एक काम करो, हमको एक यूआई सर्वर बनाना है, एक बैकएंड सर्वर बनाना है, और एक डीबी सर्वर बनाना है। ठीक है। अब तुम एक काम करो, तुम, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जो है ये 8 है। ठीक है। आप जो है इसको 2 ले लो, इसको भी 2 ले लो, और इसको भी 2 ले लो। एक तो यूज करो, एक बैकअप के लिए। ठीक है, जैसे हमारी रेंज होती है। ठीक है। हमने कहा कि जो है सारी आईपी में हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है। 6 आईपी। अब हमारी जो है 6 आईपी चली गई। हमारे 2 आईपी थी, हमने 2 आईपी भी, हमने सपोज किया कि 2 आईपी भी हमने यूज कर ली। हमने इसको 2 से ना बना करके, हमने इसको 2 से ना बना करके हमने इसको दे दिया 4 आईपी। हमारे पास तो आईपी थी, हमने दे दी। आपने उसे किया थे, आप आईपी दे दिए कि हमारे पास आईपी तो है ही। यहाँ पे 2 हुआ, 4 हुआ, 6, 2, 8, 8 आईपी मिल गई। अब जो 2 महीने बाद, आफ्टर 2 मंथ, आपका मैनेजर आता है, आपको बोलता है कि भाई एक अनुभव, एक काम करो, हमको यार एक जो है डेटाबेस सर्वर हटा करके आरडीएस सर्वर बना लो। ठीक है। अब इसके लिए तुम 2 आईपी यूज कर लेना यार। अब यहाँ पे जैसे इसने रिक्वायरमेंट दी, और आपकी को ही पता है कि ये वीपीसी में कितने आईपी हैं, 8। और आपने कितना अलोकेट कर दिया है? 2 तो 4 तो 6, 2 8 अलोकेट कर दिया है। तो अब ये जो है अलोकेट कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ? आप डीबी सर्वर नहीं बना सकते। तो क्या समझ में आया हमको? हमको ये समझ में आया कि हमको एक अपना जो है लैंड बनाना है। बना रहे हो, जैसे ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन बना रहे हो। आप भविष्य में 1 साल या 2 साल बाद डिसाइड करते हो कि यार एक रूम, बेडरूम और बना लिया जाए, एक बड़ा सा हॉल बना लिया जाए। ठीक है। ये डिसाइड करते हो। ये जो आपने फ्री स्पेस छोड़ा हुआ था, अब यहाँ पे आप बनाना चालू करते हो। ये जो फ्री स्पेस है क्या है? मैनेजर की रिक्वायरमेंट ही तो है कि भाई यार आरडीएस बना लेना सर्वर 2 आईपी में। ठीक है। 2 जगह, एक, 2 जगह बना लो। तो आपको क्या करना, आपको ऐसा जो है सीआईडीआर रेंज लेना पड़ता है
जो कि आप उसको पूरा यूज ना करो, पूरा जो आईपी वीपीसी बना रहे हो उसको पूरा लोकेट मत करो। ठीक है। और पूरा लोकेट क्या, और इसको भी जो आप पार्टीशन कर रहे हो ना, ये जो सबनेट है, सबनेट का हमने क्या किया, सबनेट के लिए सीआईडीआर क्या है, 24 है रेंज रिकमेंडेड। मतलब हमने कहा कि ये जो हमने बीपीसी बनाई थी, इसकी हमने सीआईडीआर की रेंज ली है /16 की, /16 की पावर ऑफ 2, और जो की वैल्यू हो जाती है 65,565 या समथिंग ऐसा ही होती है। ठीक है। अब इसमें से ये जो आपको मिली, अब इसमें से आप कर क्या रहे हो, ये जो सबनेट दे रहे हो, सबनेट को आप दे रहे हो /24, ये सबनेट को दे रहे हो /24, /24 की मतलब हुआ क्या, पावर ऑफ 2 में करो, 24 को माइनस 32 माइनस 24 इज इक्वल टू 8, 8 यानी कि 2 की पावर 8, 32 64 256, 256 आईपी आपने ली। इसके लिए पब्लिक सबनेट में, पब्लिक सबनेट के लिए आपने 256 आईपी दी। ठीक है। अब सेम यही काम आपने यहाँ भी किया, आपने प्राइवेट आईपी ली, प्राइवेट सबनेट के लिए, प्राइवेट सबनेट के लिए भी आपने एक आईपी ली। ठीक है। अब आपके पास कितना हुआ, आप जब जब माइनस करोगे, 65,500 हमने लिखा है, 65 ये फिक्स नहीं है, आप नेट देख लेंगे 2 की पावर 16 कितना होता है। ठीक है। अब इसमें जब माइनस करोगे आप, ठीक है, कितना माइनस करोगे, 256 आईपी असाइन की है, -256 आईपी आपने असाइन की है। ठीक है। तो आपके पास आईपी असाइन करने के लिए बची। ठीक है। तो मतलब ये जो आपके पास ये जो स्पेस बच रहे थे, ये सब क्या है, जितना भी स्पेस बचा है आपका, तो ये अनअलोकेटेड आईपी, ये सब क्या हुआ, ये सब अन आईपी है। अब इनको आपको फ्यूचर में रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलोकेट करना है, तो फिर आप जो है सबनेट में तोड़ दो। ठीक है। अब उसको चाहे सबनेट तोड़ दो, पब्लिक सबनेट बना लो या प्राइवेट सबनेट बना लो। ठीक है। अब उसको अलोकेट कर दो। अब फिर आपकी जो रिक्वायरमेंट हो, जैसे पब्लिक सबनेट आपने, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट थी इतनी आईपी की। ठीक है। आपकी रिक्वायरमेंट थी इतनी आईपी की, तब उस हिसाब से बना लो। अब जो सबनेट आप बनाओगे, तो ये यानी कि आपको समझ में आ रहा है कि 2 की पावर 32 64 128 256 512 1024, यानी कि 2 की पावर कितना, 10। ये अब आपको समझ में आ रहा है, 2 की पावर 10, और ये कितना हुआ, 2 की पावर 11, इतना आईपी। और ये जितना आईपी आप अलोकेट किए, अब इस आईपी को जितना आपके पास पहले से दे चुके थे, इसके साथ माइनस कर लेंगे, माइनस कर लो जितना हम लोकेट किया है। और फिर भी आपके पास आईपी बचेगी। आपको एक बार डिसाइड करने, इसलिए हमने कहा कि रिटर्न वीपीसी की सीआईडीआर रेंज कितनी होनी चाहिए, 16, और सबनेट की सीआईडीआर की रेंज होनी चाहिए /24, या 24, या तो आपकी रिक्वायरमेंट है ये, तो उस हिसाब से आप सीआईडीआर की रेंज लगा दो। इतना सा कॉन्सेप्ट होता है। ये है हमारा बीपीसी आर्किटेक्चर और टोटल बीपीसी, जिसमें वीपीसी की टर्मिनोलॉजी पे हम जाएं तो वीपीसी क्या होता है, वीपीसी टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस क्या होते हैं, सीआईडीआर आईपी रेंजेस क्या होते हैं, सबनेट क्या होते हैं, राउटर टेबल क्या होती है, और
इंटरनेट गेटवे क्या होता है, नेट गेटवे क्या होता है, रिसोर्स लेवल पे सिक्योरिटी ग्रुप एनएससीएल सबनेट लेवल पे। और एक टॉपिक बचता है कि वीपीसी टीयरिंग, ये एक अलग टॉपिक है। ये हमारा था वीपीसी की, वीपीसी होता क्या, वीपीसी का पूरा कॉन्सेप्ट हमने आज कवर किया। थैंक यू।